वेक्टर्स और फिजिक्स इसके बाद स्टार्ट हो जाएगी, इसके साथ बीच में स्टार्ट हो जाएगी। बल्कि अभी तक जैसे मैंने आपको कहा हम प्रॉपर फिजिक्स में नहीं थे, एक्सपेरिमेंटल साइंस की बातें हो रही थी, चाहे वो डायमेंशन थे चाहे वो एरर थे। लेकिन अब हमारे पास उन लोगों की फिजिक्स स्टार्ट हो रही है जिनका नाम सुन के ही लगता है कि हाँ इन लोगों में इतना कुछ दम था। बस चाहे आप न्यूटन का नाम लो, चाहे आइंस्टाइन का नाम लो, चाहे फैराडे का नाम लो, बोहर का नाम लो, चाहे आप रदरफोर्ड की बात करो, ये सब फिजिसिस्ट हैं और सबने दुनिया को कुछ ना कुछ दिया है। ये फिजिक्स है बेटा। और यहाँ पे आप जितने साइंटिस्ट के नाम सुनोगे वो आप अभी से नहीं सुनोगे, बहुत पहले से सुनते आए हो। 6-7 से आप ये नाम सुनते आए हो, आगे भी सुनते रहोगे। फिजिक्स वालों के मुंह से तो सुनोगे ही सुनोगे, केमिस्ट्री वालों के मुंह से भी फिजिक्स के नाम सुनोगे। तो ये वो साइंस है जो कि मतलब एक्स्ट्रा, जिसको आप बोल सकते हो कि अलग से जिनका दिमाग या आईक्यू लेवल था, उन लोगों के बस की साइंस थी। लेकिन वो लोग जो बता गए हैं वो इतनी आसानी, इतने बढ़िया तरीके से बता गए हैं कि हम जैसे ऑर्डिनरी लोग भी उसको समझ भी सकते हैं और मज़ा आता है समझने में अगर कोशिश करोगे तो। पर अब क्रैम करने के लिए कुछ नहीं है, अब हमारे पास समझने की चीज़ हैं। फिज़िक्स जैसे ही शुरू होगी, सब कुछ अपने आसपास से अगर ढूंढोगे तो पूरी फिज़िक्स मिलेगी। हर चैप्टर में अपने आसपास ढूंढिए। अब एक सुबह वो अनीश कुमार था, बोले जी हमने तो प्रोजेक्टाइल भी कर लिया। वो बड़े बड़े क्वेश्चन पूछ रहा था, मतलब क्वेश्चन क्या, मतलब जो टर्म सुनी थी वो टर्म चिपका रहा था। बोले ये भी होता है जी, ये भी होता है। तो वो समझ कुछ नहीं आया वो, लेकिन वो इसलिए क्योंकि आपने सिर्फ नाम सुना है और उन नाम को सुन के बस आपने ये क्या क्राइम करने की कोशिश की, चलो ये करवाया हो गया। वो सारी चीज़ें जो अब हम शुरू करेंगे फिज़िक्स में, वो सब तुम्हारे आसपास की चीज़ें हैं। अपने आसपास ढूंढने की कोशिश करोगे तो आप बहुत कुछ सीख पाओगे। लेकिन अगर आप सिर्फ किताबों में ढूंढोगे फिज़िक्स तो नहीं मिलेगी। फिलहाल वेक्टर शुरू कर रहे हैं हम लोग। और वेक्टर्स में सुनने में लगता है कि अजीब सा नाम वेक्टर है क्या यार, बेटा सुनने में तो लगता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सिंपल सा एक मैथमेटिकल टूल आपके पास है। और मुझे आपको अभी के वेक्टर में क्या सिखाना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। मुझे आपको वो सिखाना है जो आपको नहीं सिखाया गया। आपकी एडिशन इनकम्प्लीट है, आपकी सब्ट्रैक्शन भी 10th तक इनकम्प्लीट है। लगता है हमें कि आ गई है लेकिन नहीं आई होती। अब इंटीग्रेशन भी तो एडिशन ही है। जब एडिशन बहुत मुश्किल हो जाए तो तभी तो हम इंटीग्रेशन को फॉलो करेंगे। अब पूरी फिजिक्स में चीज़ें अप्लाई होनी है। तो उसी तरीके से 3 और 4 को ऐड करके 7 हमारे पास आता है। ये हमने सीखा है, 3 + 4 7 होता है। मुझे आपकी ये मेमोरी मिटा के आपको ये बताना है अब कि 3 + 4 7 नहीं होता। हो सकता है आपने सीखा तो गलत थोड़ा सीखा है, वो भी हो सकता है। लेकिन अगर बोलो कि एग्जैक्टली हमेशा 3 और 4 7 ही होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। 1 और 7 के बीच में कुछ भी हो सकता है। मुझे आपको ये सिखाना है, मतलब आपकी एडिशन की नॉलेज मुझे अपडेट करनी है इस चैप्टर में, वेक्टर के चैप्टर में। कोई भी अपने दिमाग पे बोझ मत डालें। आपको 10वीं की मैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन अपडेट करने जा रहा हूँ। 4 × 3 12 होता है, हाँ हो सकता है, अब मैं बोलूँगा हो सकता है। 0 और 12 के बीच में कुछ भी हो सकता है। आपको नहीं पता था, आपको सिर्फ इतना पता था 4 × 3 = 12। हम बोलेंगे अब कि 4 × 3 0 और 12 के बीच में कुछ भी हो सकता है, बल्कि वो माइनस में भी जा सकता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने, कल से आपने ये करना है, पीछे से रास्ता बना लेना। ये थोड़े आगे करें ना, पीछे से रास्ता बना लेना अपने लिए, इस बेंच से आगे से, यहाँ से। तो वेक्टर्स में थोड़ी सी कुछ इनिशियली जो इसकी टर्म्स हैं वो कर लेते हैं बेटा, और उसके बाद मुझे आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सिखानी है बच्चों। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज बहुत बार बता चुका हूँ। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिसको आप मेजर कर सको उसको आप फिजिकल क्वांटिटी बोलते हो। तो एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। मैं लिख भी लेता हूँ जी, एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। बहुत बार कर लिया हमने वैसे। एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। बेटा फिजिकल क्वांटिटी बच्चों हमारे पास 4 टाइप की, रेशो, स्केलर, वेक्टर और टेंसर। हमारा मेन एम इस पे है,
पर ये तो बताना था कि 4 टाइप की होती हैं। वेक्टर का चैप्टर का नाम क्या है? वेक्टर। फाइनली हमने इस पे शिफ्ट हो लेना है, थोड़ी देर में वेक्टर में चले जाना है। लेकिन पता तो होना चाहिए ना यार, 4 टाइप की फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास होती हैं। पहली है रेशो। अब रेशो में अगर मैं एग्जांपल आपको दूं तो एग्जांपल आपके पास आ जाएगा रिलेटिव डेंसिटी। क्या है क्या बेटा? रिलेटिव डेंसिटी फॉर्मूला पता है क्या बेटा? बोलो, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस divided by density of water at 4 degrees Celsius. Density of substance divided by density of water at 4 degrees Celsius. वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस बेटा। अरे भाई, डेंसिटी को डेंसिटी से डिवाइड करूंगा अगर मैं, तो कोई डायमेंशन नहीं बचा, कोई यूनिट भी नहीं बचा। मतलब रेशियो के पास ना तो कोई डायमेंशन होता है ना कोई यूनिट होता है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 10th में पढ़ा बेटा आपने, बिल्कुल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम साइन आई अपॉन साइन आर भी होता है, और सी अपॉन वी भी तो होता है ना। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये भी तो होता है ना। एल टी माइनस वन डिवाइड बाई एल टी माइनस वन, डायमेंशनलेस। मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई मीटर पर सेकेंड, यूनिटलेस। ये यूनिटलेस भी है, ये डायमेंशनलेस भी है। तो इस तरीके से जो रेशियो आएंगे हमारे पास, उनके पास ना तो डायमेंशन होंगे ना फिर यूनिट होंगे। यूनिटलेस, डायमेंशनलेस, बस मैग्नीट्यूड होगा। ये आ गई हमारे पास कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बेटा? रेशियो। चलो बढ़िया हो गया जी, रेशियो आ गई। अब हमारे पास कौन सी है जी? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड बट डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। हाँ, यूनिट भी होगा इनके पास, डायमेंशन भी होगा, मैग्नीट्यूड तो होगा, लेकिन कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है। ऐसा नहीं बोल रहा कि डायरेक्शन नहीं होगी, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, ऐसा हो सकता है। तो ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज, थोड़ा सा छोटा कर लो बेटा इसको तो, चलो बढ़िया होगा जी। आर दोज स्केलर आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज, those physical quantities which have magnitude but do not have fixed direction. Do not have fixed direction. मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा बेटा, यूनिट भी होगा, डायमेंशन भी होगा, लेकिन डायरेक्शन फिक्स नहीं है। जैसे बेटा डिस्टेंस, एग्जांपल अगर आपको दूं तो एग्जांपल आपके पास आ गया बेटा डिस्टेंस का, और बेटा टाइम का, और भाई स्पीड का, मास का, वर्क का, ये सब स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्यों बोल रहा हूँ मैं? जैसे आप यहाँ से चले और यहाँ से होते यहाँ से होते हुए यहाँ पहुँच गए, इधर से आप चले यहाँ पहुँच गए, तो बेटा डायरेक्शन यहाँ पे क्या है? ये इधर क्या है? ये इधर क्या है? ये हर पॉइंट पे डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही, तो कोई फिक्स डायरेक्शन तो है नहीं, ये सारा डिस्टेंस है आपके पास। लेकिन अगर आपसे कोई बोले यार डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट है बस, ये वाली डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट पे हर एक पॉइंट पे एक फिक्स डायरेक्शन है। तो अगर डायरेक्शन फिक्स हो जाए तो वेक्टर बन जाएगा, डायरेक्शन फिक्स नहीं है तो स्केलर रहेगा। तो डिस्टेंस आपके पास अलग है, आपको ये समझना है। ये पूरा का पूरा पाथ लेंथ आपके पास डिस्टेंस है, और डिस्प्लेसमेंट बेचारी छोटी सी रहेगी। इसीलिए स्पीड और वेलोसिटी भी अलग चीज़ें हुई। अभी तक 10 तक तो आपके ऐसा ना, स्पीड बोला, वेलोसिटी बोला, एक सा हो गया, चलो चल पड़ा जी।
अब देखिए स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या बचा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो भाई डिस्टेंस पूरा का पूरा बच्चा कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ये पूरी पाथ लेंथ लेंगे, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक डिवाइड बाय टाइम से डिवाइड कर दिया, ये आपकी स्पीड बनेगी। लेकिन कोई अगर बोले कि नाना जी वेलोसिटी निकालो आप, तो बच्चा वेलोसिटी फिर आपके पास आएगी ये वाली, डिस्प्लेसमेंट है, फिर ये डिस्प्लेसमेंट है। वेलोसिटी आपके पास आएगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी तो स्पीड से छोटी आएगी। मतलब अब आपको साथ में ये भी डिफरेंशिएट करना होगा कि हमेशा डिस्टेंस और हमेशा वेलोसिटी और स्पीड जो है सेम नहीं हो सकती। क्या कभी कभी हो सकती है बेटा? कब? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है ये, तो बच्चा यही डिस्टेंस है और यही डिस्प्लेसमेंट है। तो स्ट्रेट लाइन में अगर बॉडी ट्रेवल कर रही है तो डिस्टेंस भी यही है और डिस्प्लेसमेंट भी यही है, तो स्पीड भी सेम होगी और वेलोसिटी भी सेम होगी। फिर कोई डिफरेंस हमारे पास नहीं है। डिफरेंस सिर्फ आएगा डायरेक्शन का, कि भाई डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास डायरेक्शन है। डिस्टेंस को हमने स्केलर में डाल दिया, कोई फिक्स डायरेक्शन उसके पास नहीं होती है। हो सकता है हो भी, स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो है भी, लेकिन हमेशा हो ये ज़रूरी नहीं है। क्या इतना समझ में आ गया बेटा? पॉइंट बाय पॉइंट हम चलते जाएंगे, जहाँ कहीं आपको पता ना चले, समझ में ना आए, वहाँ आप लोगों ने बताना है। थोड़ा अपने को संभालिए, अभी फिजिक्स शुरू हुई है, और इस तरीके से जैसे आप लोगों का हिसाब किताब चल रहा है, इसको जल्दी से जल्दी डिलीट मारने की कोशिश करो। और अगर कोई हेल्प हमसे चाहिए, कोई टाइम टेबल आपका फिट नहीं बैठ रहा है, कोई ऐसा लग रहा है कि सब्जेक्ट छूट रहा है, तो आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो, वो मुझसे हेल्प आप ले सकते हो। वो गलतियाँ होती हैं 10th के बाद, क्योंकि 9-10 तक ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता, ज़्यादा सिलेबस भी नहीं होता। अब सिलेबस भी ज़्यादा है, स्ट्रेस भी ज़्यादा है। अब मैनेजमेंट अगर नहीं आया ना, तो ख़त्म। आप कितनी कोशिश करो उसके बावजूद ख़त्म। तो वो मैनेजमेंट आपको सीखना है, उसके रिगार्डिंग कोई हेल्प चाहिए हो तो आप ज़रूर हेल्प लें। वो पेरेंट्स नहीं कर सकते, वो हम लोग कर सकते हैं कि आपको करना क्या है। क्या मैं आगे चलूं? तो ये आ गया हमारे पास स्केलर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, और स्केलर फिजिकल क्वांटिटी के बाद हमारे पास आ गया वेक्टर। अरे इसी वेक्टर में तो हमने अंदर घुसना है जाके जी थोड़ी देर में। वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have both magnitude and direction beta, which have both magnitude and direction। तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा बच्चा और डायरेक्शन भी होगी। एग्जाम्पल हमारे पास कौन से आ गए जी? अभी बताया मैंने आपको, एक तो डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी आ गया, फिर भाई एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, फिर हमारे पास वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फिर हमारे पास क्या है बेटा? लीनियर मोमेंटम, फोर्स आ गई। ये सब वेक्टर है। आगे जाएंगे तो बहुत सारे, अभी मैं उन्हीं के नाम ले रहा हूँ जिसके साथ आप अच्छे से फेमिलियर हो। ये सब वेक्टर क्वांटिटीज, इनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, इनके पास डायरेक्शन भी होती है। टेंसर की बात कर लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलना बेटा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बोलिएगा जी। क्या हम आगे चलें?
तुम तो रह ही गए चारों की टेस्टिंग थोड़ी सी। तुम खड़े थे कोई? तो बाकी तुम तो बैठे थे, खड़ा था। मतलब वो 25 मिनट या 30 मिनट बर्बाद करने की जहमत भी नहीं उठाई। ये भैंस की जगह जुगाड़ी मतलब बचपन से करता रहा है कि आजकल ही शुरू किया? बाहर फेंक दो, किसी के सिर पे मत फेंकना, नीचे लोग हैं। जेब में रख दो, निकाल के जेब में रख। बेंच चेक करूंगा, इसके नीचे च्युइंगम मिली ना, सारे इंस्टीट्यूट के च्युइंगम तेरे से साफ कराऊंगा, नीचे वाले भी ऊपर वाले भी। Tensor are those physical quantities which are neither scalar nor vector, ना स्केलर ना वेक्टर। तो ये तो होना ही था जी, हमारी दुनिया में भी है। 3 टाइप के लोग हैं, मेल फीमेल और एक और कैटेगरी भी आती है, वैसी जैसी कैटेगरी ही आ गई। स्केलर, वेक्टर और टेंसर, ना स्केलर ना वेक्टर। मतलब हमें लगता है कि यार डायरेक्शन तो है बॉस इसके पास, लेकिन थोड़ा सा और सोचें कि यार किसी और डायरेक्शन में होगा, हाँ हो सकता है, पर बहुत ज़्यादा चॉइस भी नहीं है। जैसे डिस्टेंस का ऑरा लगातार चेंज कर रही है, तो अगर ऐसा लगे कि हाँ यार डायरेक्शन तो है, फिर लगे नहीं यार ये तो नहीं, दूसरी भी हो सकती है शायद, ऐसा जैसा कहीं कन्फ्यूज़न अगर आपको हो रहा है। अभी मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा क्योंकि शुरुआत है आप लोगों की। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम लिया है हमने डायमेंशन में, हाँ वो टेंसर फिजिकल क्वांटिटी है। जब वहाँ जाएंगे तो फिर मैं दोबारा आऊँगा यहाँ पे, मैं समझाऊंगा आपको कि मैंने इसको टेंसर क्यों बोला था। फिलहाल ये आर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर नीदर स्केलर नॉर वेक्टर्स, आर दोज physical quantities which are neither scalar nor vectors. Neither scalar nor vectors. फिलहाल एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक्सप्लेन आगे करूँगा चैप्टर में जाके, क्योंकि मुझे इन सभी में कोई इंटरेस्ट है नहीं है, बस मुझे तो फिजिकल क्वांटिटी बतानी थी 4 टाइप की होती है। मेरा इंटरेस्ट का टॉपिक तो वेक्टर्स है, चैप्टर का नाम ही वेक्टर है। क्या मैं आगे चलूं? हो गया? अब ये नीले बेंच भी मत छोड़ दूं, नीचे बैठ तो सारे तुमने लिख लिख के कर दी खराब। अच्छा, इतनी छोटी छोटी चीज़ों को भी मैंने छोड़ती नहीं है, तो बेंच तो कहीं छोड़ा होगा तूने? ठीक है, शुद्ध है हर कुछ। जानबूझ के इस बार कलर ब्लू किया कि चलो ब्लू पेन से दिखता नहीं है, छोकरू छोड़ देंगे इनको ना, ये भी नहीं छोड़ना बोले। चलो आगे। हाँ, क्या कुछ बोलना चाहता है बेटा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। हाँ, वेक्टर पे आ चुके हैं वापस हम। ग्राफिकली वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका बेटा यही है, एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी भी वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। उस एरो की जो लेंथ है, उस एरो की जो लेंथ है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, और उसका जो एरो हेड है वो उसकी डायरेक्शन होता है। अरे दो ही तो चीजें हैं बेटा वेक्टर के पास, क्या? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दोनों को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ना।
तो लेंथ से हम मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगे और एरो हेड से डायरेक्शन बता रहे होंगे आप लोग। हो गई दोनों चीजें। जैसे मैं बोलता हूं मान लो कि ये फोर्स है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है ना, मान लो कि ये हमारे पास फोर्स है बेटा, तो रिप्रेजेंटेशन कैसी है, एफ और उसके सिर पे एरो लगाना है ऐसा। लेटर लिखा है एफ और उसके सिर पे एरो लगा दिया। वेलोसिटी होगी तो वी लिखा उसके सिर पे एरो लगा दिया। एक्सेलरेशन होगा तो ए लिखा सिर पे एरो लगा दिया। और आप से अभी से आगे जिसके सिर पे भी आपको एरो मिलेगा वो एक शहंशाह हो गया, मतलब उसको इस तरीके से याद रखोगे कि उसने तुम्हारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के रूल बदल दिए थे। 10th तक तुम्हें जो गलत फहमी थी कि तुम्हें एडिशन आती है, सब्ट्रैक्शन आती है, मल्टीप्लिकेशन आती है, वो गलत फहमी दूर करने वाला शहंशाही वेक्टर है जिसके सिर पे एरो लगा होगा। जहाँ भी आपको एरो लगा हुआ दिखे तो ये ध्यान देना है कि इसी ने आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाई, एडिशन सिखाई और सब्ट्रैक्शन सिखाई, मतलब नए रूल जो आपने सीखे वो यहाँ अप्लाई होंगे। तो एफ ऐसा आ गया। कई बुक्स में ऐसा भी है, ये बोल्ड लेटर में लिखा जाता है जी, एफ काफी बोल्ड कर दिया। और ऐसे क्योंकि एरो लगाने से बचते हैं, एरो टाइपिस्ट को परेशानी होती है लगाने में, तो कई बुक्स वाले बोल्ड लेटर से भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। वो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यूजुअली तुम्हारी बुक में एफ और ऊपर एरो लिखा हुआ मिलेगा जो भी वेक्टर होगा। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जी, लेंथ से और एरो से। जैसे फोर्स है, मान लो आपके पास 50 न्यूटन की फोर्स है, तो हम पता कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेट 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन, या लेट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन। एक स्केल तो चूज करना पड़ेगा ना। अगर 1 सेंटीमीटर को 1 न्यूटन मान लिया तो 50 सेंटीमीटर लंबी लाइन लगानी पड़ेगी 50 न्यूटन के लिए। लेकिन अगर 1 मिलीमीटर को 1 न्यूटन माना तो 50 मिलीमीटर मतलब 5 ही सेंटीमीटर लाइन लगानी पड़ेगी 1 न्यूटन के लिए। ये तुम्हारे ऊपर है स्केल क्या चूज करना है। लाइन लगा दी और जहां आपको कहा गया था कि भाई किस डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन में एरो लगा दिया, हो गया, फोर्स रिप्रेजेंट कर दी। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो 50, मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ, ये कितना बेटा 50, ये कितना है 50। तो किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, बच्चा ध्यान से देखिएगा, किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ये एफ लिख दिया, सिर पे एरो है, और ये इसको बोलते हैं मॉड, क्या बोलते हैं, मॉड, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एफ। तो मैग्नीट्यूड कितना है इसका, 50 न्यूटन है। डायरेक्शन कौन दे रहा है, एरो। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, सिंपल एफ भी लिखोगे वो भी मैग्नीट्यूड है बेटा। एफ का सिर पे एरो लगाया तो मॉड लगाओगे, ये मैग्नीट्यूड है। अगर सिर पे एरो नहीं लगाते तो ये भी मैग्नीट्यूड है। मतलब आप बोलोगे वेलोसिटी के सिर पे वेक्टर लगा दिया, ये मैग्नीट्यूड है, और अगर आप सिंपल वी लिखते हो तो ये भी मैग्नीट्यूड है। ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, किसको, मैग्नीट्यूड को। मैग्नीट्यूड क्या है, लेंथ ऑफ द वेक्टर, और वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, लेंथ हमेशा पॉजिटिव आएगी। यहां तो कोई दिक्कत हो तो बोलना। एक लेंथ और एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग किसी भी वेक्टर को। हाँ बेटा, लेंथ ऑफ वेक्टर, लेंथ ऑफ वेक्टर, वेक्टर। तेरे को क्या सुनाई दिया वैसे, नहीं कुछ तो आया होगा। इसको सुनाई दिया लेंथ ऑफ बेगटा बोले, अब बेगटा को यहाँ होता तो उसकी लेंथ लेनी पड़नी थी। बोले चलो बेगटा नहीं तो टेकटा सही, उसकी लेंथ ले लेते हैं। क्या इतना क्लियर हो गया, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। वो चाहे फिर फोर्स हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे एक्सेलरेशन हो, चाहे लीनियर मोमेंटम हो, चाहे कोई और वेक्टर भी हो, तब भी मान लो इसको मैंने बोला वेक्टर ए, हाँ जनरलाइज फॉर्म में ऐसे लिखूंगा ना, वेक्टर ए, इसकी लेंथ इसका मैग्नीट्यूड होगा और एरो इसकी डायरेक्शन बता रहा होगा। तो हमेशा वेक्टर को, चाहे कोई भी वेक्टर हो, लीनियर मोमेंटम वेक्टर हो, इट ऑल डिपेंड कि उसकी डायरेक्शन क्या है, हम एक एरो से और एरो हेड से रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी वेक्टर को। क्या मैं आगे चलूं, आगे हमारे पास है इक्वल वेक्टर्स।
कुछ एक डेफिनेशन है बेटा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। इक्वल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल। कब बेटा, कब भाई? टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल कब बेटा? क्योंकि वेक्टर के पास दो ही चीजें तो हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो इक्वलिटी की कंडीशन भी दोनों के दोनों हैं। वो दो वेक्टर तभी इक्वल होंगे अगर उनके मैग्नीट्यूड भी सेम है और उनकी डायरेक्शन भी सेम है, तभी बराबर होंगे। तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल, टू वेक्टर्स आर said to be equal if they have same magnitude as well as direction. Same magnitude as well as direction. सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उनके पास होगी तो हम उनको इक्वल वेक्टर बोल देंगे। चलो मैं भाई दो वेक्टर ड्रॉ कर लेता हूं। ये बेटा एक हमारे पास फोर्स थी F1 और ये 10 न्यूटन की फोर्स है, और ये भाई हमारे पास दूसरी फोर्स है F2, ये भी 10 न्यूटन है। सलोनी बेटा मैंने F1 इक्वल टू F2 लिख दिया, ठीक लिखा ना बेटा? है ना बेटा? एक भी 10 न्यूटन है, दूसरी भी 10 न्यूटन है, दोनों बराबर ही तो हैं। ना ठीक लिखा बेटा? तो वही तो बोला ऊपर, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेम डायरेक्शन। अगर एक भी चीज डिफरेंट है तो तुम इक्वल साइन नहीं लगा सकते हो, सीधा बोलना ये बराबर नहीं है। मैग्नीट्यूड तो बराबर है लेकिन इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है, तो F1 इज नॉट इक्वल टू F2। F1 इज नॉट इक्वल टू F2। मैग्नीट्यूड तो 10 न्यूटन है लेकिन डायरेक्शन दोनों की अलग है। जब तक डायरेक्शन सेम नहीं होगी तब तक के इक्वल वेक्टर नहीं बोल सकते। डाउन, दिमाग अपने पास रखिए ना बेटा, उसका यूज करते रहिए। हाँ लेकिन हम अगर ऐसा बोलें कि F1 का मैग्नीट्यूड F2 के मैग्नीट्यूड के बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, और वो 50 न्यूटन के बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सही स्टेटमेंट है। मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F2 इक्वल टू 50 न्यूटन। अगर ऐसा बोलते हैं तो आपको कोई गलत बोल ही नहीं सकता, मतलब ही नहीं है। मैग्नीट्यूड जब मैंने लिखा तो वो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसमें डायरेक्शन का कोई जिक्र नहीं है, वो बराबर है, उसको हम बराबर लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन जब मैंने मैग्नीट्यूड नहीं लगाया, पहले सिर्फ एरो लगाया था, उसका मतलब है F1 वेक्टर इक्वल टू F2 वेक्टर, वो गलत है। हाँ पर बेटा यहाँ पे काम नहीं कर रहा, शायद कर रहा है, क्योंकि पानी वाले को बुलाया था, वो आया है नहीं है, पता नहीं, अब देख लो। ऊपर से आया बेटा, जहां से तू आई। 10 न्यूटन। अब खुश है? 10 न्यूटन था, मैंने 50 न्यूटन गलत लिखा था। ये भी 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन, तो वो 10 न्यूटन ही होगा ना। तो उसने चलो थोड़ा बहुत दिमाग तो चलाया है नहीं उसके पास, फिर भी चलाया।
मेरी बात समझे, मैग्नीट्यूड दोनों के बराबर है लेकिन वेक्टर बराबर नहीं है। हाँ, अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई हमारे पास दो वेलोसिटी वेक्टर हैं या कोई और वेक्टर हैं, जैसे ये इस डायरेक्शन में, दूसरा भी इसी डायरेक्शन में, और दोनों दोनों ही बराबर हैं। मान लो ये वेलोसिटी है v1 विच इज इक्वल टू से 50 किलोमीटर पर आवर, और ये वाली वेलोसिटी है बेटा v2 विच इज 50 किलोमीटर पर आवर। तो अब मैं अगर बोलूँगा कि v1 इक्वल टू v2 तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दोनों बराबर हैं, लेंथ भी बराबर है, डायरेक्शन भी सेम है, दोनों वेक्टर को बराबर लिखा जा सकता है। तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेम डायरेक्शन। तो ऑनलाइन वालों को आवाज़ आ रही है बेटा ठीक से? चलो बढ़िया जी। पैरेलल वेक्टर्स वही जो पैरेलल होंगे, विच आर एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन। तो इसमें और कुछ नहीं है, पैरेलल में इक्वलिटी की कंडीशन नहीं है, बस एक ही कंडीशन है कि उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। सो पैरेलल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स which are acting along the same straight line are those vectors. Parallel vectors are those vectors are those vectors which are acting along the same straight line. Acting along the same line. पर ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल हो, वो अनइक्वल हो सकते हैं बेटा, बस पैरेलल है। जैसे ये और ये वाला वेक्टर, ये सेम डायरेक्शन में है दोनों, ये वेक्टर ए है मान लो और ये वेक्टर बी है, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि ए इज़ पैरेलल टू बी। छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, वो कर लेते हैं, क्योंकि आगे जब हम इन डेफिनेशन का यूज़ करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आर दोज वेक्टर विच आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन है बेटा। मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है, ए का मैग्नीट्यूड अलग है, बी का मैग्नीट्यूड अलग है, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है। अगर कोइंसाइड करेंगे बिल्कुल मतलब एक साथ है, बिल्कुल कर सकते हैं, तब भी पैरेलल है, बिल्कुल कर सकते हैं, तब भी पैरेलल ही होंगे। क्या मैं आगे चलूं? आगे चलूं? ये बंदे तो पीछे चलाने वाले हैं, बोले पीछे चलो, है बेटा। कर सकते हैं बेटा, अभी तो ऐसे अलग है ना बेटा, लेकिन अगर ऐसे भी होंगे तो अभी पैरेलल नहीं है, एक ही लाइन के अलॉन्ग ऐड करेंगे तब भी पैरेलल है। चलो आगे, वो आगे चलो भाई। एंटी पैरेलल कोई खास बात नहीं है, ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हैं तो एंटी पैरेलल हैं। वेक्टर्स acting in opposite direction are known as anti-parallel vectors. Vectors acting in opposite direction are known as anti-parallel vectors. Vectors acting
in opposite directions. यही होंगे ना बेटा। तो इसमें कोई भी ऐसी टेक्निकल बात नहीं है, जैसे हैं वैसे हैं। अगर आप बोलोगे कि भाई हमारे पास एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, तो ये एंटी पैरेलल है। A and B are एंटी पैरेलल। नेक्स्ट आ गया बेटा कंकरेंट वेक्टर और कोइनिशियल वेक्टर। CUNCURRENT कंकरेंट है ना, कंकरेंट वेक्टर्स और कोइनिशियल वेक्टर्स। वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट बेटा, वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट आर नोन एज कोइनिशियल। को का मतलब होता है सेम बेटा, और इनिशियल का मतलब तो इनिशियल होता ही है। तो वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट आर नोन एज कंकरेंट वेक्टर्स और कोइनिशियल वेक्टर्स। मतलब अगर मुझे ड्रॉ करना है तो मैं ऐसे जैसे ड्रॉ कर सकता हूँ कि जिनका सभी का इनिशियल पॉइंट सेम हो। एक वेक्टर इधर है, दूसरा वेक्टर इधर है, तीसरा वेक्टर किसी और डायरेक्शन में है, लेकिन इनिशियल पॉइंट सबका सेम है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल पॉइंट सबका सेम है। अगर ऐसा है तो उनको क्या बोलोगे, को इनिशियल वेक्टर्स। आगे टर्म्स के लिए कि टर्म्स कहीं आगे सुनने को मिले तुम्हें तो कोई दिक्कत ना हो यार क्या होता क्या है ये। बाकी तो मेन पर्पस तो हमारा फाइनली वही है कि मुझे तुम्हें तुम्हारा मैथमेटिक्स जो कि इनकम्प्लीट है वो सिखाना है। मुझे तुम्हें एडिशन सिखानी है, सब्ट्रैक्शन सिखानी है और मल्टीप्लिकेशन, और चैप्टर ख़त्म। नेगेटिव वेक्टर बेटा, नेगेटिव वेक्टर। लो भाई नेगेटिव वेक्टर भी लिख लेते हैं जी। तो नेगेटिव वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर, मतलब ऑलरेडी कोई वेक्टर अपने पास होना चाहिए बेटा, उसका नेगेटिव वेक्टर डिफाइन करोगे आप। नेगेटिव वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर नेगेटिव वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर, मतलब सीधा सा हो गया कि कोई गिवन वेक्टर आपके पास अगर होगा तब उसका नेगेटिव वेक्टर आप डिफाइन कर सकते हो। मतलब अपनी कोई औकात नेगेटिव वेक्टर की नहीं है, ऑलरेडी कोई वेक्टर अगर आपके पास है तो उसका नेगेटिव वेक्टर आप डिफाइन करोगे। अपने आप में नेगेटिव वेक्टर कुछ नहीं है, पहले से तुम्हारे पास कोई वेक्टर अगर है तो उसका नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करोगे। कैसे करोगे ये देखिए, अंदर ही रख बेटा सब कुछ। तेरे को क्या लग रहा है भाई? ये बंदा देखो इतना सा है नहीं है, मगरमच्छ की तरह मुंह खोलता जाएगा है। बंदा सारा का सारा अंदर मुंह में चला जाए इतना उबासियाँ मारा तो तेरी ऐसे सी है। तेरे को इसको खुद पता नहीं चल रहा भी क्या कर रहा है। मेरी छोटी सी जिंदगी है, इसमें उबासियाँ मार लो जितनी मारी जाती हैं है? आस पास से वाले लोगों को भी सुलाएगा है? है? तो नेगेटिव वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर is a vector having same magnitude, is a vector having same magnitude but direction opposite to that of given vector. Same magnitude but
direction opposite to that of given vector. Direction opposite to that of the given vector. Direction opposite to that of the given vector. अच्छे से पढ़ना बेटा, मैं समझाता हूं. मतलब बोलने का क्या है कि भाई पढ़ लिया था तुम लोगों ने, ये अगर आपके पास कोई वेक्टर ए है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा वेक्टर को, तो वो ये बोलता है भाई इसका अगर नेगेटिव वेक्टर डिफाइन करना है ना, तो डायरेक्शन ऑपोजिट लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए. डायरेक्शन ऑपोजिट, एंटी पैरेलल मतलब, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए. तो एंटी पैरेलल तो है पर मैग्नीट्यूड भी सेम है. तो अब अगर इसको बोलोगे तो इसको माइनस ए वेक्टर बोल सकते हो. माइनस ए वेक्टर इसको बोल सकते हो. तो नेगेटिव वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर, कोई भी वेक्टर आपके पास है उसका नेगेटिव वेक्टर आप डिफाइन कर सकते हो. उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करना है एक तो, पर मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए. तो अगर ये वेक्टर ए है तो ये माइनस ए है. चलो आगे बेटा. आगे हमारे पास है बेटा कोप्लेनर वेक्टर्स. ये प्लेन क्या होता है भाई? सर्वेश गुलेरिया, प्लेन एरोप्लेन बेटा है? नहीं होता एरोप्लेन, पसंद नहीं है. अबे बोल भाई प्लेन क्या होता है? प्लेन क्या होता है पूछो, नीचे मुंह करके बैठा. प्लेन होए बोल एरोप्लेन होता है. हाँ तो अब ये भी कोई अच्छी बात नहीं है कि आपको प्लेन का ही पता नहीं है. अभिनव चौहान, अभिनव चौहान है. प्लेन बेटा क्या एरोप्लेन होता है? हाँ प्लेन एरोप्लेन. प्लेन क्या होता है बे? स्पेस क्या होता है और प्लेन क्या होता है? PLANE. क्या डिफरेंस पता है दोनों में? प्लेन और एरोप्लेन. प्लेन एरोप्लेन क्या? अच्छा, और प्लेन घर में कौन सा? पेपर, टेबल. दो एक्सिस को मिला के जो बने हमारे पास, हमारी जिस दुनिया में आप रहते हो हमारी 3D मूवमेंट रहती है, 3 डायमेंशन में मोशन रहती है. ऊपर की तरफ चढ़ोगे तो Z एक्सिस चेंज होने लगता है, फ्लैट सरफेस पे चलो तो XY प्लेन है, राइट. यहाँ पे अगर देखोगे मान लो ये X एक्सिस है, ठीक है, ये वाला मान लो Y एक्सिस है, और ये ऊपर की तरफ जो गया है Z एक्सिस है. ये X और ऊपर Z गया तो ये सारी दीवार के आगे XZ प्लेन आ गया. ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस, नीचे सारा का सारा फर्श के आ गया XY प्लेन आ गया. दो एक्सिस को मिला के जो बने उसको प्लेन बोलते हैं हम लोग. ये वाली दीवार कौन सी बन जाएगी? YZ प्लेन बन जाएगी. दो एक्सिस को मिला के जो बने प्लेन फिगर बनती है उसी को प्लेन बोलते हैं. और 3 से मिला के जो बनता है वो स्पेस. ये सारा रूम अगर लेंगे, तीनों डायमेंशन अगर इसमें हम कवर अप करना चाहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? स्पेस. ठीक. कान खोद के क्या निकाल रहा है बेटा? अभी थोड़ी देर में नाक करेगा. साथ वाला बड़े ध्यान से देख रहा है, बोले कहीं कहीं माल मत्ता ना निकला है. तेरे को चाहिए होगा बेटा. बहुत ध्यान से देख रहा है, बोले निकला कि नहीं निकला. बहुत गंदा इंसान है यार तू. लो भाई, कोप्लेनर वेक्टर, एक ही प्लेन में जो वेक्टर्स हों, मान लो ये X एक्सिस और ये Y एक्सिस, तो XY प्लेन में जितने भी वेक्टर होंगे ना बेटा, जैसे बोर्ड में XY प्लेन है, जितने भी वेक्टर मैंने ड्रॉ किए हैं सब के सब कोप्लेनर वेक्टर हैं. जरूरी नहीं है कि वो कोइनिशियल हो भी सकता है कि वो कोइनिशियल हो. ठीक है बेटा, ये सब के सब वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर्स हैं.
अगर एक इनिशियल पॉइंट इकट्ठा हो गया तो को इनिशियल बन जाएंगे। तो को इनिशियल हो जाएंगे। तो कुछ एक सिंपल सी टर्म्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, आगे कहीं लिखी हुई आएंगी तो आपको परेशानी नहीं होगी। चलें आगे बेटा, चलो बेटा। All vectors lying in the same plane are known as coplanar vectors. All vectors lying in the same plane, all vectors lying in the same plane are known as को का मतलब होता है सेम प्लेन, प्लेनर, सेम प्लेन में होने वाले वेक्टर। मिला कुछ के नहीं मिला? ढूंढ तो ये रहा था पर नजरें तूने गाड़ी थी। बोले हीरे जवाहरात निकलेंगे। कुछ तो मैं भी लूंगा। अभी बेटा थोड़ी देर में नाक से भी निकालेगा। तू नजरें गड़ाए रखिए बस। हाँ बेटा। क्या आगे चलें बेटा? आगे चलें। तो बहुत गंदा इंसान निकला यार, मैं तो कुछ और ही समझ के बैठा होता। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, vectors which are at right angle to each other are known as orthogonal vectors. Vectors which are mutually perpendicular to each other mutually perpendicular to each other are known as ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। तो कहीं आगे से ये वर्ड सुनाई दिए तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। आर नोन एज ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। निकाल डाला भाई। तो आपके पास अगर दो वेक्टर 90 डिग्री की डायरेक्शन में है बेटा, जैसे ये वाला वेक्टर आ गया और ये वाला वेक्टर आ गया, ये दोनों राइट एंगल पे है ना। मान लो ये वेक्टर ए हमने बोल दिया, ये वेक्टर बी बोल दिया, तो क्या बोलेंगे? ए इज ऑर्थोगोनल टू बी। परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, पर ये टर्म कहीं आ जाए तो आपको परेशानी ना हो, इसलिए ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर भी होता है। परपेंडिकुलर बोलेगा तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऑर्थोगोनल बोलेगा तो कई बार पता नहीं चलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्थोगोनल का मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। तो वेक्टर ए इज ऑर्थोगोनल टू बी। टू वेक्टर बी, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। अब जीरो तो बेटा जीरो ही होता है, अब उसका तो क्या बोला जा सकता है, लेकिन हमें देखना ये है कि डिफाइन क्यों कर दिया। फिर जीरो तो जीरो ही होगा ना, पॉइंट होगा सिंपल, मैग्नीट्यूड जीरो होगा मतलब सिंपल पॉइंट। और उसकी डायरेक्शन, वेक्टर बोला था डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कोई भी ले लो, पॉइंट की क्या डायरेक्शन होती है? आर्बिट्रेरी, मतलब कोई भी डायरेक्शन जो तुम्हारे दिमाग है मजे से लो। पर डिफाइन क्यों किया ये तो समझना होगा।
पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर डिफाइन क्यों किया ये समझने की कोशिश करेंगे. इट इज अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड zero magnitude and any arbitrary direction. जीरो मैग्नीट्यूड मतलब पॉइंट बन गया ना. अरे पॉइंट की डायरेक्शन जो मर्जी ले लो. एनी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन. आ जा बेटा. ये सिंपल पॉइंट है यार, और पॉइंट की डायरेक्शन जहाँ मर्जी ले लो. पर पंगा तो ये है कि जब मैग्नीट्यूड जीरो पॉइंट है तो डिफाइन करने की ज़रूरत क्या थी भाई. शायद ज़रूरत, क्योंकि वेक्टर के लॉ ये बोलते हैं कि भाई जैसे हम लोग डायमेंशन में बोलते आए हैं कि अगर आप लोग संतरे में ऐड करोगे 2 संतरे और तो केला बन जाएगा बेटा. 2 संतरे जमा 2 संतरे 3 केले. 3 संतरे बनेंगे. अबे 2 जमा 3 5 होते बे. लेकिन अगर आप ऑरेंज में ऑरेंज ऐड करोगे तो ऑरेंज बनेंगे ना. यही बोलता है वेक्टर लॉ भी कि अगर वेक्टर में वेक्टर ऐड करोगे तो वेक्टर ही बनेगा. वेक्टर में वेक्टर ऐड करोगे तो वेक्टर आएगा, वेक्टर में से वेक्टर सेपरेट करोगे तो भी वेक्टर ही आएगा. पर जब हमने ए में प्लस ए माइनस ए कर दिया या ए में से ए सेपरेट कर दिया तो जीरो ही आएगा. और क्या आएगा. मान लो मेरे पास 50 न्यूटन की फोर्स है, मैंने 50 न्यूटन की फोर्स में से एक 50 न्यूटन की फोर्स को माइनस कर दिया, अरे जीरो आएगा भाई. पर वो बोलता है कि क्योंकि हमने लॉ ऑफ एडिशन बोले हैं कि वेक्टर में ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो उनको, वो वेक्टर ही बनेगा. इसलिए जीरो वेक्टर डिफाइन किया गया. इट हैज़ जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन. डायरेक्शन जो मर्जी लेनी है मर्जी ले लो, कोई रेलेवेंस नहीं है, ज़्यादा कोई रेलेवेंस नहीं है. पर हाँ इसलिए ज़रूरी था कि हमें पता हो कि भाई 2 चीज़ों को जिस पर हम ऐड करेंगे. और अब हम जानते हैं, डायमेंशन में ही पढ़ा हम लोगों ने कि चेयर में चेयर ऐड करते हैं अगर हम लोग तो टेबल नहीं बनने वाला, वो चेयर ही रहेगी. तो वेक्टर में जब वेक्टर ऐड करोगे तो वेक्टर ही आएगा. इसलिए जीरो वेक्टर डिफाइन कर दिया गया जी. यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर बेटा, यूनिट वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर. ये भी गिवन वेक्टर का होगा बच्चा. मतलब ऑलरेडी कोई एक वेक्टर अगर आपके पास है तो उसका आप यूनिट वेक्टर डिफाइन कर सकते हो. तो यूनिट वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर is a vector having one unit magnitude. Unit vector of a given vector is a vector having one unit magnitude. A vector having one unit magnitude and direction same as that of the given vector. Direction same as that of the given vector. तो भी भैंसा तो जुगाड़ी क्यों कर रहा है. निकाल जेब में डाल इसको. अजीब हो यार तुम लोग, मतलब नशेड़ी से बस किसी को अजीब अजीब हरकतें करनी बस. जाग रहा है बेटा है. कौन सा क्वेश्चन दिया था. मैंने तो कोई क्वेश्चन दिया आज. अच्छा अब कर रहा है. नहीं वो सीक्रेट होता तो क्यों दिखाएगा.
ध्यान सुनना बेटा, यूनिट वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर इज अ वेक्टर हैविंग वन यूनिट मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन सेम एज एट द गिवन वेक्टर। चलो मेरे पास एक वेक्टर है, ये रहा वो वेक्टर, और ये मान लो कोई वेलोसिटी वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, या कोई और वेक्टर है, ए वेक्टर बोल देता हूं। चलो अब यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर इसी की डायरेक्शन में एक यूनिट मैग्नीट्यूड बेटा, ये रहा आपका यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन सेम लेकिन मैग्नीट्यूड वन। अगर ये 50 न्यूटन की फोर्स है तो ये 1 न्यूटन होगा, अगर ये 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है तो ये 1 मीटर पर सेकंड होगा, ठीक। और अगर ये 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन है तो ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, एक यूनिट बस। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए कैप, ऐसे ए के ऊपर कैप लगानी बेटा, ऐसे ए कैप से रिप्रेजेंट करेंगे यूनिट वेक्टर को। वेक्टर ए का ही है, क्या डायरेक्शन इसके पास, पर मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है बस। और इसको रीड कैसे करोगे, इसको रीड ऐसे करोगे बेटा, रीड ऐसे करोगे क्या, ए कैप और अरे यार ए कैप और ए हैट और यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यूनिट वेक्टर ऑफ ए, ऐसे रीड करना बेटा यूनिट वेक्टर को। ग्लोरिया सोच सोच के कमजोर हो गए। बोले इतना सारा बोझ उठाऊंगा तो उठाऊंगा कैसे। तो शरण्य मचान, ये हमारे पास वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है। मैं अगर यूनिट वेक्टर डिफाइन करना चाहूं तो वो आएगा वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तूने सबको समझाना है मैंने ऐसा क्यों लिखा, कोशिश तो कर लेगी तो कर लेगी, आता तो है बेटा, पर अब कोशिश तो कर। कोई और बेटा समझाना चाहे, चाशनी बोले क्या समझाना, मैं समझाता हूँ। यार तू भी बड़ा फनी है बेटा। बोले पहले मेरे को बताओ, समझाओ, फिर मैं समझाता हूँ। यूनिट वेक्टर होगा बेटा कितना, मैथमेटिकली यूनिट वेक्टर इज वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड सिर्फ लेंथ होती है, आप जानते हो। तो मैथमेटिकली अगर आपको फाइंड आउट करना है तो यूनिट वेक्टर हमेशा ऐसे डिफाइन करोगे, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। क्यों बोले रही है, तू ज्यादा टेंशन मत करिए बेटा, ये दुनिया चलती रहनी ऐसी, सेहत खराब होगी तो कौन संभालेगा। और कोई, वो बेटा वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, क्या, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है, दोनों को मिला के वेक्टर बनता है ना। और नीचे क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। ये कैंसर, जैसे मैग्नीट्यूड 5 है या 50 है सपोज, तो यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, 50 1 से 50, तो मैग्नीट्यूड रहता है इसका 1 यूनिट और डायरेक्शन बच जाती है किसकी, ए की। यूनिट वेक्टर के पास सिर्फ डायरेक्शन होती है किसकी, जिसका यूनिट वेक्टर आप डिफाइन कर रहे हो उसकी। यूनिट वेक्टर के पास सिर्फ डायरेक्शन रह जाती है बेटा, किसकी डायरेक्शन, जिसका यूनिट वेक्टर आप डिफाइन कर रहे हो उसकी डायरेक्शन रह जाती है। और मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 यूनिट। मतलब अगर यूनिट वेक्टर को किसी के साथ सिर्फ डायरेक्शन है उसके पास, अगर यूनिट वेक्टर को आप किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो उस नंबर के साथ यूनिट वेक्टर अपनी डायरेक्शन चिपका देगा। जैसे 10 के साथ चिपका, 10 × 1 वो मैग्नीट्यूड। अरे यार क्या तो तू तो हर कुछ है बॉस। तू तो वेक्टर से भी आ गया है।
यहाँ वेक्टर में तो मैं कुछ और ही सिखा रहा था, तू तो देखो ये सीरियस बच्चा इसके दिमाग पे गहरा असर हुआ। नहीं मैं वही बताऊँ, वही वही कहानी सुना रहा हूँ मैं। क्योंकि क्योंकि शुरुआत में मैंने बोला मल्टीप्लिकेशन में अपडेट अपग्रेड करेंगे तो 10 into 1 बोले तो और अगले ने समझाने से पहले अपग्रेड कर ली। बोले समझ तो बाद में आता रहेगा, अपग्रेडेशन पहले कर लो सॉफ्टवेयर ही तो है और इसने बाई ईयर ही डाउनलोड कर लिया। 10 into 1 बेटा 1। वेरी गुड। नहीं स्लिप का है कि तो कोई स्लिप नहीं तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। किसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन थे? नहीं थे मैग्नीट्यूड, सिर्फ डायरेक्शन रहेगी यूनिट वेक्टर के पास बेटा ठीक है चलो आगे। लो भाई यूनिट वेक्टर की बात थोड़ी सी मुझे और करनी है मुझे भाई यूनिट वेक्टर की बात थोड़ी और करनी है। यूनिट वेक्टर हमने डिफाइन किया कि यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर ए का होगा वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, राइट? बिल्कुल यही होगा जी। मैं थोड़ा आपको बता दूं कि हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे ड्रॉ करते हैं बेटा हम लोग, है ना? ऐसे ना, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ये रहा एक्स प्लस एक्स एक्सिस, ये रहा माइनस एक्स एक्सिस, ये प्लस वाई और ये माइनस वाई, ऐसा। प्लस एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या आना चाहिए बेटा? एक्स कैप। एक्स कैप आना चाहिए ना। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर एक्स कैप। पर नहीं, साइंटिस्ट लोगों ने थोड़ा बदला क्योंकि हमारे पास स्पेस में 3 ही एक्सिस हैं, एक्स वाई जेड। वो यहाँ भी वही हैं, मार रोड पे चले जाओगे वही 3 एक्सिस है बेटा हमारी रेंज में जो है। किसी और कंट्री में चले जाओ तो वहाँ भी है। तो एक जनरलाइज कर दिया गया कि यार एक्स कैप बोलने की जगह एक्स के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर को हम आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे बेटा? आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट आगे से करेंगे आई कैप से बेटा। मैं यहाँ बना देता हूँ, ये रहा आपका यूनिट वेक्टर और इसको हम आई कैप से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, आई कैप। और वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर को जे कैप से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग के कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये आई कैप है तो नेगेटिव वेक्टर उल्टी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड उतना ही है ना बेटा, मैग्नीट्यूड तो वही है, तो माइनस आई कैप, माइनस आई कैप। और नीचे की डायरेक्शन में ये वाला वेक्टर बोलो माइनस जे कैप, इट इज माइनस जे कैप। आई कैप माइनस आई कैप, जे कैप माइनस जे कैप, जेड एक्सिस होगा तो के कैप और माइनस के कैप। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर आगे से आई कैप, माइनस एक्स के लॉन्ग माइनस आई कैप, वाई के लॉन्ग जे कैप तो माइनस कैप। अब इसका फायदा भी तो कुछ होगा तभी डिफाइन कर रहे हैं, ऐसे हैपेसेडली या रैंडमली थोड़ा कुछ बोलते जाएंगे हम लोग। तो इसका फायदा ढूंढ लेते हैं बेटा। तेरे को कुछ फायदा हुआ बेटा? नहीं कोई फायदा नहीं तेरे को भी चाहिए? अब सुनिएगा,
बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनना बेटा। और वो इंपॉर्टेंट चीज ये रही, मैं एक स्टेटमेंट लिखने लगा हूं यहां पे, और उस स्टेटमेंट में आपको इसका फायदा नजर आ जाएगा। वो स्टेटमेंट ये है बेटा, अ पर्सन if is traveling along x-axis and cover a distance of a person traveling along x-axis, अरे हम प्लस एक्स डायरेक्शन लिख देता हूँ, चलो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, कवर अ डिस्टेंस, जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगी, कवर अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, distance of 4 meter. He then turns toward his left. He then turns toward his left and further cover distance of 3 meter. Further cover distance of 3 meter. Express his displacement in vector form. Express his displacement in vector form. उसकी डिस्प्लेसमेंट को आपको वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। पहले गया वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग, कितना 4 मीटर, 4 आ गया मैग्नीट्यूड, लेकिन अगर डायरेक्शन भी चिपकानी है तो 4 आई कैप। एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या डायरेक्शन थी बेटा, आई कैप से ना, आई कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स प्लस एक्स एक्सिस, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, डायरेक्शन वही जो एक्स एक्सिस की है। और मैंने आपको क्या बताया कि यूनिट वेक्टर को किसी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप उसकी डायरेक्शन उससे चिपका दोगे। सो अ पर्सन मूव अलोंग एक्स एक्सिस, राइट, तो एस डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, 4 मीटर गया एक्स एक्सिस लॉन्ग, 4 इंटू आई कैप, 4 मीटर गया एक्स एक्सिस के लॉन्ग। फिर लेफ्ट की तरफ मुड़ा तो क्या आ गया वाई एक्सिस, है ना, वाई एक्सिस आ गया, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या जे कैप, कितना मीटर चला 3 मीटर प्लस 3 जे कैप। इतनी लंबी स्टेटमेंट लिखने के बजाय अगर आप ये लिखोगे तो इसका भी मतलब वही है। आपको समझ में आ गया होगा कि वेक्टर हम क्यों कर रहे हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी स्टेटमेंट को छोटा लिखने के लिए वेक्टर कर रहे हैं। मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनाने के लिए, किसी भी लंबी सी इंग्लिश लैंग्वेज की स्टेटमेंट का मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनाने के लिए वेक्टर कर रहे हैं हम लोग। तो एक बंदा एक्स एक्सिस के लॉन्ग गया, 4 मीटर गया, 4 इंटू आई कैप, मैग्नीट्यूड 4 है, डायरेक्शन आई कैप है, 4 इंटू आई कैप बन गया पूरा वेक्टर। फिर लेफ्ट की तरफ मुड़ा, वाई एक्सिस के लॉन्ग गया, 3 इंटू जे कैप, 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन। और अगर इसका मैग्नीट्यूड आपको फाइंड आउट करना है तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, बिल्कुल बेटा, क्योंकि ये आ गया 4 और ये आ गया 3, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये होगी ना भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट होता ना, तो इसमें आप लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम। और फाइनली आपको जब आप नेक्स्ट लेक्चर में करोगे वेक्टर का तो पता चलेगा पाइथागोरस थ्योरम नाम की कोई चीज नहीं है, वेक्टर एडिशन का स्पेशल केस पाइथागोरस थ्योरम है। मतलब आपको यह बताया गया कि एडिशन में 3 + 4 7 होता है, सब्ट्रैक्शन में 4 - 3 1 होता है, 3 - 4 - 1 होता है, और अगर 90 डिग्री पे दो हो तो वो पाइथागोरस थ्योरम होती है, वो एडिशन नहीं होती, वो भी एडिशन ही है। एडिशन का एक स्पेशल केस है कि थीटा 90 डिग्री हो तो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम बनेगी। और क्या करते थे, 4² + c² रूट, है ना, तो कितना आ जाएगा 5, हाँ ये डिस्प्लेसमेंट 5 आएगी। और इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर आपको किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है
तो आसान काम है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट। तो मैग्नीट्यूड क्या लिखूं भाई, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट। तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया भाई, 5 आ गया ना बेटा, 25 अंडर रूट 5 आ गया। अगर अब आपसे कोई बोले यार डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर भी तो डिफाइन करो, एस यूनिट वेक्टर, बोलो क्या लिखूं डिस्प्लेसमेंट का यूनिट वेक्टर बेटा, अब बोलो बे, अजीब हो यार तुम लोग, ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है फिर भी शर्म नहीं आती। एस वेक्टर डिवाइड बाय एस का मैग्नीट्यूड, तो एस वेक्टर डिवाइड बाय एस का मैग्नीट्यूड, एस वेक्टर क्या था 4i कैप प्लस 3j कैप डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड कितना है 5। दिस इज यूनिट वेक्टर ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगला लेक्चर कोई मिस ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है नेक्स्ट सेक्शन में भी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, जिन्होंने मिस किया वो आप पछताएंगे। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन सभी बातें आगे हमारे काम आनी है। तू बंद बंद करके बैठ गया रे, क्या मजाक उड़ाया तूने? मैंने बोला बंद करने के लिए? है किसने बोला बंद करने के लिए? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, क्योंकि अब आगे जरूरत पड़ेगी कि दो वेक्टर के बीच का एंगल आपको पता होना चाहिए, है ना? तो फिर एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैसे क्या होता है वो तो पता चलना चाहिए। दो लाइनें जब ज्वाइन करते हैं ना बेटा, तो हमेशा दो एंगल बनते हैं उनके बीच में। दो लाइनें जब भी आप ज्वाइन करोगे तो दो एंगल बनेंगे, एक उनके अंदर वाला एक बाहर की तरफ वाला। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होता है वो बताने लगा हूं। Smaller of the two angles when the vectors are joined to tail to tail. Smaller of the two angles. Smaller of the two angles when the vectors are joined tail to tail beta. वेक्टर के पास एक टेल होता है एक हेड होता है ना बेटा, तो वेक्टर को जब आप टेल टू टेल ज्वाइन करोगे तो दो एंगल बनेंगे। छोटे वाला जो होगा, नाउ दैट इज नोन एज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स व्हेन द वेक्टर्स आर ज्वाइंड टेल टू टेल। is angle between two vectors. हो गया शुरू? बोले अब काम भी तो करना है। पकड़ के रखना है, चाशनी को नाचना शुरू होता है ऐसे। पकड़ ले बेटा, दो चार बार आवाज बजा इसने यही नाचने लग जाना। His angle between two vectors. तो जैसे यहां बेटा, यहां देखना, ये एक वेक्टर है, इधर टेल इधर हेड है ना, और ये दूसरा वेक्टर है बेटा, इधर टेल इधर हेड। अब एक का हेड दूसरे से टेल से ज्वाइंट है और ये एंगल आपको दिया गया 120 डिग्री। ये नहीं होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखो ना, एक का हेड है दूसरे की टेल है। वेक्टर्स आर डिस्प्लेसेबल। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं यहां पे, वेक्टर्स को आप डिस्प्लेस कर सकते हो अनलेस कि आप उसका मैग्नीट्यूड, कंडीशन है कि आप उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करोगे, आप उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं करोगे। तो आप एक जगह से उठा के जहां मर्जी, जहां दिल करता है वहां रखो। वेक्टर्स आर डिस्प्लेसेबल
they can be displaced from one point to another, provided you are not changing the direction or magnitude of the vector. Vectors are displaceable. And can be displaced from one point to the other. Displaced from one point to the other. Provided there is no change in magnitude or direction. Provided there is no change in magnitude and direction. In magnitude and direction. समझ में भी आती है बेटा अंग्रेजी? बहुत बढ़िया. ना मैग्नीट्यूड बदलोगे आप, ना डायरेक्शन बदलोगे. मतलब ये वेक्टर आप यहां से उठाओगे, ये वाला वेक्टर यहां से उठाओगे आप, और कहां रख दोगे? यहां रख दोगे. इधर से उठाओगे और यहां रख दोगे तो क्या दोनों टेल टू टेल ज्वाइन हो गए? अब जो इनके बीच में आएगा एंगल आएगा वो होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. तो यहां आ गया. मतलब ये आ गया ए, और बी को यहां से उठाया और कैसे रख दिया? ऐसे. अब दो एंगल है, एक ये वाला और एक ये वाला. स्मॉल ऑफ द टू एंगल्स व्हेन द वेक्टर्स जॉइन टेल टू टेल. ये 120 का एंगल था तो ये कितना हो गया बेटा? 60 डिग्री. सो दैट मीन्स एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज नॉट 120 डिग्री बट इज 60 डिग्री. So small of the two angles when the vectors are joined tail to tail. तो आपको करना क्या है? अगर एक का टेल और दूसरे के हेड है तो भी आपको यही करना है कि टेल टू टेल ज्वाइन करना है. डिस्प्लेस करो वेक्टर को. दे आर डिस्प्लेसेबल. डायरेक्शन नहीं बदलनी है, मैग्नीट्यूड भी नहीं बदलना है. फिर देखिए कि टेल टू टेल ज्वाइन हो गए क्या. अगर हो गए तो उसके बाद दो एंगल बनेंगे, एक छोटे वाला एक बड़े वाला. जो छोटे वाला एंगल होगा टेल टू टेल ज्वाइन करने के बाद, दैट विल बी नोन एज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. बहुत छोटी छोटी सी बातें आज बताई हैं, ये सब यूज़ होने आगे. इसके बाद हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर पे जाने वाले हैं. अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कोई मिस ना करें, क्योंकि वेक्टर अगर जिसको आ गया उसको 25% फिजिक्स +1 +2 की आ गई यहीं बैठे बैठे इसी चैप्टर में. +2 में भी वेक्टर वाले चैप्टर आएंगे. सॉल्व करने के लिए आपको इसी चैप्टर में वापस आना होगा. ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है. वो कॉन्सेप्ट जो कि मल्टीप्लिकेशन सिखा रहा है, डिवीजन सिखा रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखा रहा है. वो एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए आप +2 का चैप्टर होगा या +1 में वेक्टर कहीं होगा, इसी चैप्टर पे वापस आना होगा. इंपॉर्टेंस समझ गए इसके? बहुत बढ़िया जी. इतना ही कर रहे हैं जी आज हम, और इसके बाद चलेंगे फिर अगले चैप्टर पे हम लोग. हाँ बच्चों, ऑनलाइन वालों डाल दो भाई, क्या ऑनलाइन अटेंडेंस डाल देना आपने. घर में मत बैठा करो. असाइनमेंट डिपॉजिट करवाई तुमने? अभी देके जाना. केंद्र बढ़ानी है, अटेंडेंस ले बेटा. वो बढ़ानी है, अटेंडेंस ले ले. वो चिंपू कहाँ चला? असाइनमेंट दे दी तूने? कब? नीचे दी.